भारत की सीमा के बिल्कुल करीब एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो चुका है जिसने दिल्ली से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। एक तरफ ड्रैगन का विस्तारवादी लालच है, तो दूसरी तरफ हमारे ही एक पड़ोसी देश की ऐसी चाल है जो सीधे तौर पर भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा अलार्म बन चुकी है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान एक ऐसी फाइल पर साइन करने जा रहे हैं जिसके तार सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डेस्क से जुड़े हैं। ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि नदियों के पानी को हथियार बनाकर भारत को घेरने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्या हमारा पड़ोसी देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या वो भूल गया है कि ड्रैगन कभी किसी का सगा नहीं हुआ? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस चाल को चुपचाप देखता रहेगा? जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने भी अपनी बिसात बिछा दी है और ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकलना अब किसी के लिए आसान नहीं होगा। एशिया के नक्शे पर एक बहुत ही खतरनाक लकीर खींची जा रही है। एक ऐसी लकीर जो पानी से नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े भू राजनीतिक षड्यंत्र से बन रही है। क्या आपने कभी सोचा है कि एक शांत बहने वाली नदी अचानक दो देशों के बीच सबसे बड़ा कूटनीतिक तूफान कैसे बन सकती है? क्या होगा अगर आपका ही कोई पुराना दोस्त, जिसे आपने बुरे वक्त में हमेशा संभाला हो, वही किसी दूसरे ताकतवर दुश्मन के साथ मिलकर आपके घर के ठीक दरवाजे पर जासूसी के रडार लगाने लगे? एक तरफ ड्रैगन का वो विस्तारवादी लालच है जो पूरी दुनिया को निगलना चाहता है, तो दूसरी तरफ हमारे ही एक पड़ोसी देश की ऐसी चाल है जो सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म बन चुकी है। दक्षिण एशिया की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से उबल रही है। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान एक ऐसी फाइल पर साइन करने जा रहे हैं जिसके तार सीधे तौर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डेस्क से जुड़े हुए हैं। ये कोई मामूली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि नदियों के पानी को एक अदृश्य हथियार बनाकर भारत को चारों तरफ से घेरने की एक बहुत बड़ी साजिश है। क्या हमारा पड़ोसी देश अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है? क्या वो इतिहास के पन्नों को भूल गया है कि ड्रैगन आज तक कभी किसी का सगा नहीं हुआ है? और सबसे बड़ा सवाल जो हर हिंदुस्तानी के मन में है, क्या भारत इस चाल को चुपचाप हाथ पर हाथ धरे देखता रहेगा? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। भारत ने भी अपनी कूटनीतिक और सैन्य बिसात कुछ इस तरह बिछा दी है और एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार किया है जिससे निकलना अब ड्रैगन और उसके नए दोस्त के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। अब सीधा मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आखिर अचानक रातों रात ऐसा क्या हो गया कि भारत का पड़ोसी देश सीधे चीन की गोद में जाकर बैठ गया? असल में बाहर से देखने पर यह पूरा विवाद सिर्फ नदी के पानी का लगता है, लेकिन इस पानी के बहाने जो राजनीतिक रोटियां सेंकी जा रही हैं और जो जाल बुना जा रहा है, वो हद से ज्यादा खतरनाक है। हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और वहां की सत्ताधारी पार्टी बीएनपी के चेयरमैन तारिक रहमान ने ढाका के पास गाजीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम किया। वहां पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान की एक इमारत का शिलान्यास चल रहा था। वहां मौजूद भीड़ और कैमरों के सामने तारिक रहमान ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में हलचल तेज कर दी। उन्होंने मंच से सरेआम और बेहद आक्रामक अंदाज में कह दिया कि उनकी सरकार देश में बहुत लंबे समय से लटके हुए पद्मा बैराज और तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट पर हर हाल में काम शुरू करेगी। उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बीएनपी ने ही इस मुद्दे पर हमेशा से जमीन तैयार की है और अब वो इसे किसी भी कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। सुनने में ये एक देश के विकास का साधारण सा बयान लगता है, लेकिन इसके पीछे की असली कहानी कुछ और ही है। कहानी में असली ट्विस्ट और सबसे बड़ा सस्पेंस तब आता है जब ये बात सामने आती है कि इस विशालकाय प्रोजेक्ट के लिए वो भारत या किसी अन्य तटस्थ वैश्विक संस्था की तरफ नहीं, बल्कि सीधे तौर पर चीन की तरफ हाथ फैला रहे हैं। जी हां, इसी महीने यानी मई 2026 में बांग्लादेश के विदेश मंत्री खलीलुर रहमान ने गुपचुप तरीके से बीजिंग की उड़ान भरी और वहां जाकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से एक बहुत ही अहम मुलाकात की है। इस मुलाकात का मकसद कोई सामान्य कूटनीति नहीं था, बल्कि इसका सीधा मकसद था करीब $1 अरब की भारी भरकम फंडिंग की मांग करना। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं रुकी है। अब इसी साल जून के आखिर में खुद प्रधानमंत्री तारिक रहमान चीन के एक बहुत बड़े दौरे पर जाने वाले हैं। पूरी दुनिया की नजरें इस दौरे पर टिकी हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि बीजिंग में शी जिनपिंग के साथ बैठकर इस अरबों डॉलर की डील पर फाइनल मुहर लग सकती है। जरा सोचिए,
इस डील के फाइनल होते ही क्या होगा। ड्रैगन आधिकारिक तौर पर और पूरी कानूनी मान्यता के साथ भारत की सीमा के बिल्कुल मुहाने पर आकर अपना टेंट गाड़ कर बैठ जाएगा। अब आप जरूर सोच रहे होंगे कि अगर बांग्लादेश अपने खुद के देश में अपनी नदियों पर बैराज बना रहा है तो भारत को इसमें इतनी टेंशन क्यों लेनी चाहिए। यहीं पर एंट्री होती है इस पूरे भू राजनीतिक खेल के असली सस्पेंस की। आप तीस्ता नदी के नक्शे को उठाकर देखिए। ये नदी जिस इलाके से गुजरती है और जहां पर यह बैराज बनाने का प्लान है, वो जगह भारत के रणनीतिक रूप से सबसे ज्यादा संवेदनशील सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बिल्कुल करीब है। अगर आप कूटनीति की थोड़ी भी समझ रखते हैं तो आप जानते होंगे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को चिकन नेक भी कहा जाता है। ये महज 60 किलोमीटर लंबा और मुश्किल से 20 किलोमीटर चौड़ा एक बेहद संकरा और पतला सा रास्ता है, लेकिन इसकी अहमियत इतनी बड़ी और इतनी गहरी है कि यही वो इकलौता जमीनी रास्ता है जो भारत के सभी पूर्वोत्तर राज्यों को यानी पूरे नॉर्थ ईस्ट को बाकी पूरे भारत से जोड़ता है। हमारी सेना की हर मूवमेंट, हमारा हर रसद का ट्रक, हमारा हर व्यापार इसी संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अब जरा आंखें बंद करके इस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। इस तीस्ता बैराज प्रोजेक्ट के बहाने नदी प्रबंधन, सिविल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग का मुखौटा पहनकर चीन की सबसे बड़ी सरकारी कंपनियां जैसे कि पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना इस इलाके में एंट्री कर लेंगी। उनके साथ आएंगे हजारों चीनी इंजीनियर। आपको क्या लगता है ये चीनी इंजीनियर सिर्फ वहां सीमेंट और कंक्रीट का बैराज बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये चीन की पुरानी और जांची परखी चाल है। पानी की मॉनिटरिंग और बैराज की सुरक्षा के नाम पर ये लोग वहां अपने सबसे एडवांस रडार, हाईटेक सर्विलांस सिस्टम, कैमरे और जासूसी उपकरण सीधे भारत की सीमा की तरफ मुंह करके सेट कर देंगे। वहां से वो भारत की हर एक ट्रेन, सेना के हर एक ट्रक और चिकन नेक से गुजरने वाली हर एक हरकत को अपने कैमरों में रिकॉर्ड कर सकते हैं। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा रेड फ्लैग और कोई हो ही नहीं सकता। चीन की तो दशकों से यही रणनीति रही है कि वो सिविलियन प्रोजेक्ट्स का चोला पहनकर अपनी मिलिट्री की पहुंच को बढ़ाता है। लेकिन वो लोग शायद ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कि ये 2026 का नया और आक्रामक भारत है। ये वो भारत है जो अब सिर्फ कूटनीतिक टेबल पर कागजों से जवाब नहीं देता, बल्कि जमीन पर ऐसा एक्शन लेता है जिसकी गूंज मीलों दूर तक सुनाई देती है। भारत ने इस मंडराते हुए खतरे को बहुत पहले ही भांप लिया था और एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला है जिसने चीन और बांग्लादेश दोनों के पसीने छुड़ा दिए हैं। चिकन नेक की सुरक्षा को अभेद्य और लोहे की दीवार जैसा बनाने के लिए भारत सरकार ने अपनी सबसे घातक सेना और दुनिया के बेहतरीन एडवांस डिफेंस सिस्टम की भारी तैनाती शुरू कर दी है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी और ऐतिहासिक बात क्या है पता है? हमारे देश के अंदर चाहे जितनी भी राजनीतिक खींचतान हो, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की आती है तो सब एक हो जाते हैं। बंगाल सरकार ने आंतरिक राजनीति और सारे मतभेदों को किनारे रखते हुए देश की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है और एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर का पूरा कंट्रोल, उसकी जमीन और उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था सीधे तौर पर केंद्र सरकार और भारतीय सेना को सौंप दी है। बंगाल सरकार के इस अभूतपूर्व फैसले के बाद अब वहां का पूरा नक्शा ही बदल चुका है। भारतीय सेना अब वहां पूरी तरह से फ्री हैंड होकर अपना ऑपरेशन चला रही है। उस 20 किलोमीटर के दायरे में अब एंटी एयरक्राफ्ट गन, लंबी दूरी के मिसाइल डिफेंस सिस्टम और हमारी सबसे खूंखार स्पेशल फोर्सेस की तैनाती की जा रही है। भारत ने बीजिंग और ढाका दोनों को एक बहुत ही कड़ा और साफ संदेश दे दिया है कि हमारी सीमा की तरफ उठने वाली हर एक बुरी आंख का सटीक और पक्का इलाज हमारे पास मौजूद है। भारत की इस जबरदस्त और आक्रामक घेराबंदी को देखकर अब चीन की वो सारी साजिश फेल होती नजर आ रही है जो उसने बांग्लादेश के कंधे पर अपनी बंदूक रखकर भारत के खिलाफ रची थी। अब इस पूरी कहानी के दूसरे सबसे अहम पहलू पर चलते हैं। आखिर बांग्लादेश अचानक से भारत से इतना उलझना क्यों चाहता है? प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने गाजीपुर के अपने उस भाषण में देश के जल संकट का बहुत बड़ा रोना रोया। उन्होंने अपने लोगों को भड़काने के लिए तर्क दिया कि सूखे के मौसम में उनके देश को पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता और इसके लिए उन्होंने सीधे तौर पर भारत के फरक्का बैराज पर निशाना साध दिया। उनका दावा है कि फरक्का बैराज की वजह से गंगा के पानी का फ्लो कम हो गया है और इसकी वजह से
उनके दक्षिणी क्षेत्र में समुद्र का खारा पानी तेजी से अंदर घुस रहा है। रहमान यहीं नहीं रुके। उन्होंने एक बहुत बड़ा इमोशनल कार्ड खेलते हुए कहा कि इस खारे पानी की वजह से सुंदरबन समेत उनके कई इलाकों के पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट हो रहे हैं और वहां के जानवर विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं। इसलिए उन्होंने अपनी जनता को समझाया कि उन्हें मानसून के अतिरिक्त पानी को जमा करने के लिए पद्मा और तीस्ता बैराज बनाना ही होगा, ताकि सूखे के वक्त किसानों को पानी मिल सके। लेकिन क्या ये उनकी बातों में सच्चाई है? क्या भारत सच में उनका पानी रोक रहा है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से एक झूठा नैरेटिव है। भारत ने फरक्का बैराज आज से नहीं बल्कि 1975 में बनाया था। इसका मुख्य उद्देश्य हुगली नदी को भारी गाद से बचाना और कोलकाता के ऐतिहासिक बंदरगाह को चालू रखना था। भारत हमेशा से अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पूरी तरह से पालन करता आया है और उसी के तहत पानी छोड़ता है। और यहीं पर आता है भारत का वो असली ब्रह्मास्त्र, वो मास्टर स्ट्रोक, जो बांग्लादेश की इस पूरी हेकड़ी को एक झटके में निकाल सकता है। ये बात है साल 1996 की। तब भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के जल बंटवारे को लेकर एक बहुत ही ऐतिहासिक 30 साल की लंबी संधि हुई थी। अब इसमें सबसे बड़े सस्पेंस की बात यह है कि इस संधि की 30 साल की मियाद इसी साल, जी हां, दिसंबर 2026 में पूरी तरह से खत्म हो रही है। अधिकारियों के मुताबिक इस वक्त इस पुराने समझौते को रिन्यू करने के लिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक बातचीत चल रही है। अब जरा इस पूरी टाइमिंग और गणित को ध्यान से समझिए। अगर बांग्लादेश भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करके चीन की गोद में जाकर बैठता है और भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करता है, तो भारत के पास अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत गंगा जल समझौते को रिन्यू न करने या फिर उसकी शर्तों को पूरी तरह से भारत के पक्ष में बदलने का पूरा और जायज अधिकार है। अगर भारत ने कड़ा रुख अपनाते हुए पानी का फ्लो कम कर दिया तो क्या होगा? बांग्लादेश का राजशाही इलाका और उनकी आधी से ज्यादा खेती पूरी तरह से सूखकर बर्बाद हो जाएगी। जिस ड्रैगन के भरोसे वो आज इतना उछल रहे हैं, वो ड्रैगन अपने देश से उन्हें पानी पिलाने नहीं आएगा। भारत का तर्क कूटनीतिक मंच पर बिल्कुल साफ है। हम अपने पड़ोसियों का पूरा सम्मान करते हैं, उन्हें वैक्सीन देते हैं, मुसीबत में अनाज देते हैं, लेकिन अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की कीमत पर कोई भी समझौता कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब थोड़ा सा पीछे मुड़कर तीस्ता नदी के उस अटके हुए पेंच को भी समझ लेते हैं। तीस्ता नदी के जल बंटवारे का ये मामला आज का नहीं है, ये 2011 से ही अटका हुआ है। उस वक्त दोनों देश एक समझौते पर सहमत भी हो गए थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के भारी विरोध के चलते इस पर कभी आधिकारिक रूप से साइन नहीं हो सके। पश्चिम बंगाल का तर्क भी अपनी जगह बिल्कुल सही था कि उत्तरी बंगाल के हमारे अपने किसानों को भी खेती के लिए पानी की सख्त जरूरत है। पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार के दौरान भारत ने एक बहुत ही समझदारी भरा कूटनीतिक दांव चला था। भारत ने इस प्रोजेक्ट में अपनी तरफ से पूरी तकनीकी मदद की पेशकश की थी ताकि चीन को इस पूरे इलाके से पूरी तरह से दूर रखा जा सके। शेख हसीना इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझती थी कि चीन को अपने घर में बुलाना एक ऐसे मेहमान को बुलाना है जो धीरे धीरे पूरे घर पर ही कब्जा कर लेता है। लेकिन बांग्लादेश में जैसे ही तख्ता पलट हुआ और सत्ता परिवर्तन के बाद तारिक रहमान की बीएनपी सरकार आई, ये पूरा खेल ही पूरी तरह से पलट गया। बीएनपी हमेशा से ही अपनी कट्टर भारत विरोधी और चीन समर्थक नीतियों के लिए जानी जाती है। चीन तो जैसे इसी ताक में बैठा था। उसने भी इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और दुनिया के सामने स्पष्ट कर दिया कि वो तीस्ता प्रोजेक्ट को अपनी रणनीतिक और बेहद खतरनाक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी बीआरआई प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाएगा। ये बीआरआई चीन का कोई विकास का मॉडल नहीं है, बल्कि ये वो खतरनाक कर्ज का जाल है जिसमें फंसकर श्रीलंका अपना ऐतिहासिक हम्बनटोटा पोर्ट हमेशा के लिए चीन को सौंप चुका है। पाकिस्तान दाने दाने को मोहताज होकर चीन का गुलाम बन चुका है और कई अफ्रीकी देश अपनी संप्रभुता खो चुके हैं। तो क्या तारिक रहमान चीन के बहकावे में आकर अपने देश के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल कर रहे हैं? अगर चीन इस $1 अरब के विशालकाय प्रोजेक्ट की पूरी फंडिंग करता है, तो ढाका के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम पर बीजिंग की पकड़ लोहे की तरह मजबूत हो जाएगी। चीन की चाल बहुत ही आसान है। वो पहले विकास के नाम पर उन्हें बहुत ही सस्ता और लुभावना कर्ज देगा। फिर जब बांग्लादेश की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था उसे चुका नहीं पाएगी, तो वो ब्याज के बदले में उनकी अहम जमीनों, उनके पोर्ट्स
और उनके राष्ट्रीय संसाधनों पर पूरी तरह से कब्जा कर लेगा। यह सीधे तौर पर भारत की नेबरहुड फर्स्ट यानी पड़ोसी प्रथम की नीति को एक बहुत बड़ी और आक्रामक चुनौती है। तारिक रहमान भारत की परवाह किए बिना चीन से मदद मांगकर एक बहुत बड़ी और जानलेवा गलती कर चुके हैं। उन्होंने शांत बैठे भारत के गुस्से को भड़का दिया है और इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब भारत ने कड़ा और कूटनीतिक रुख अपनाया है, बड़े बड़े पड़ोसियों को घुटने टेककर बैकफुट पर आना ही पड़ा है।